अब हम लोग सिलेबस देख चुके हैं और हम लोगों ने ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को कुछ सेगमेंट में बांटा है। हमारा जो ज्योग्राफी में सबसे पहला सेगमेंट था वो था भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। हम स्टार्ट करते हैं भू आकृति विज्ञान से ही। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि स्पष्ट है चैप्टर के नाम से ही कि पृथ्वी की अंदर की परतों का हमको अध्ययन करना। जैसे आज हमारी जिज्ञासा का प्रश्न है कि पृथ्वी गोल है लेकिन इसके अंदर क्या है, ऐसी ही जिज्ञासा बहुत पहले हमारे ज्योग्राफर के मन में भी उठी और उन्होंने कुछ तथ्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों को जानने का प्रयास किया। बहुत कुछ जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन एक जो खोज और एक जिज्ञासा का जो विषय था धीरे धीरे वो सुलझा और हम लोगों ने जाना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इस दिशा में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए जो हमारे पास स्रोत थे इसमें सबसे पहला जो स्रोत था वो था घनत्व यानी डेंसिटी। अगर हमको किसी पिंड, किसी वस्तु, किसी पदार्थ का डेंसिटी पता चल जाए तो हमको उसकी भौतिक विशेषताएं लगभग पता चल सकती हैं कि उसके ऊपर किसी चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कितना स्थायी है। इसीलिए हमने घनत्व के आधार पर पृथ्वी के अंदर की परतों को जानने का प्रयास किया। दूसरा हमारा जो स्रोत था वो था तापमान यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर को आधार इसलिए बनाया गया कि हम लोगों ने जब कुछ खुदाई की तो हमको लगा कि टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर की परतों में बढ़ रहा, तो हम लोग और गहराई में गए और हम जब अंदर गहराई में गए तो हमको पता चला तापमान बढ़ रहा है। और जब तापमान बढ़ रहा है तो ये जिज्ञासा बढ़ी कि आखिर कितना टेम्परेचर है पृथ्वी के अंदर की परतों में। हम देखेंगे क्या रिजल्ट आया। हमारा तीसरा स्रोत जो है वो है दबाव यानी प्रेशर। यानी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि पृथ्वी खोखली है या इसके अंदर कुछ है या उसके ऊपर भी कोई दबाव है। ऐसे ही प्रयास दबाव के स्रोत के अध्ययन के आधार पर। चौथा जो हमारा स्रोत था वो था ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया यानी जब ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं उनसे जो पदार्थ निकलता है उसका जब हमने केमिकली प्रॉपर्टी को चेक किया तो हमको कुछ जानकारी मिली कि अंदर की परतों में कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिसकी रासायनिक विशेषताएं पृथ्वी के ऊपर की परतों पर पाई जाने वाली रासायनिक विशेषताओं से अलग है। तो हम लोगों ने ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर भी पृथ्वी के अंदर की परतों को जानने का प्रयास किया। और चौथा जिसके आधार पर सबसे ज्यादा वैज्ञानिक व्याख्या हो पाई है वो है भूकंपीय तरंगें। यानी भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं के आधार पर हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि आखिर पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है। भूकंपीय तरंगें। हम यहाँ आने से पहले जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में ये जानकारी है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक व्याख्या इसी से हो पाती है, लेकिन इन स्रोतों ने भी इसको एक आधार प्रदान किया था। और तो सबसे पहले हम इनका देख लेते हैं कि इन जब हमने घनत्व, तापमान और दबाव, ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर जो अध्ययन किया उससे हमको क्या जानकारी मिली। हम स्टार्ट करते हैं घनत्व से। घनत्व यानी डेंसिटी। घनत्व के आधार पर हम लोगों ने पृथ्वी के अंदर की परतों को जानने के इसलिए प्रयास किया कि क्योंकि हमको पता चला जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है इसकी डेंसिटी 2.8 से 3 के
बीच में है और पूरी पृथ्वी की डेंसिटी 5.5 के समथिंग है। ठीक है, यानी जब हम लोगों ने पूरी पृथ्वी का डेंसिटी निकाला तो हमको पता चला कि इसका औसत घनत्व 5.5 है, और जब हमने ऊपर की परतों का डेंसिटी निकाला तो हमको पता चला कि वो लगभग 3 के करीब है। तो इससे हो ना हो लोगों ने ये व्याख्या की कि पृथ्वी की अंदर की परतों में कोई ना कोई एक ऐसी परत है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से पृथ्वी की पूरी डेंसिटी लगभग 5.5 की, यानी पृथ्वी की अंदर की परतों में जाने पर डेंसिटी बढ़ती है। इसी आधार पर हम लोगों ने कहा कि पृथ्वी की अंदर की परतों में हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। कहाँ पे कितनी डेंसिटी होती है, कैसे वो एक दूसरे से अलग होती है, हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास एक जानकारी आ गई है कि पृथ्वी के ऊपर की परतों का डेंसिटी चूंकि 2.8 से 3 के बीच में होती है और पूरी पृथ्वी की डेंसिटी 5.5 के समथिंग नियर अबाउट है, इस आधार पे कहा जा सकता है कि पृथ्वी की अंदर की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, हमारा जो दूसरा स्रोत है उसके आधार पर देखते हैं क्या जानकारी मिल पाई है। वो है आपका तापमान यानी टेम्परेचर। जब हम लोगों ने तापमान को आधार बनाकर पृथ्वी के अंदर की परतों को जानने का प्रयास किया तो हमको ये पता चला कि जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये टेम्परेचर बढ़ने का दर बहुत ही ज्यादा है। जैसे 32 मीटर की गहराई में अगर हम जाएं तो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी अगर लगभग हम 100 मीटर की गहराई में जाएं तो तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। लेकिन जब और अध्ययन हुए तो हमको ये पता चला ये जो बढ़ने की रेट है हमेशा यही नहीं होती, इसमें कमी आती है। और कमी कैसे आती है? इन लोगों ने बताया कि 100 किलोमीटर की गहराई तक प्रति किलोमीटर जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो बढ़ेगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई तक अगर हम अंदर जाएं तो प्रति किलोमीटर जो टेम्परेचर बढ़ने की रेट होगी वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। यानी अगर हम इसी रेट से देखें तो लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। ये दर फिर बाद में कम होती है और इस 100 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर की गहराई में 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ती है। यानी जब 100 किलोमीटर से लेके प्रथम 300 किलोमीटर की गहराई में हम जाएंगे तो जो तापमान बढ़ने की दर होगी वो होगी प्रति किलोमीटर 2 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर 300 किलोमीटर के बाद जो तापमान आपके बढ़ने की दर होगी वो होगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 300 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन आपके दिमाग में तुरंत प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये पृथ्वी की अंदर की परतों में टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा? इसकी व्याख्या ये है कि हम जैसे जैसे गहराई में गए हम लोगों को एक जो तत्व मिला उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसके विषय में आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। यानी ये ऐसे पदार्थ हैं जिनके स्वतः विखंडन से ऊष्मा पैदा होती है, यानी हीट जनरेट होता है और जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत गहराई में ऐसे तत्वों के मिलने की संभावना कम है। ये ऊपर की ही परतों में यानी 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में ही पाए जाते हैं। लेकिन
पृथ्वी के अंदर की परतों में जो टेम्परेचर बढ़ने का कारण है, उसमें सबसे बड़ा जो कारण है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की उपस्थिति। ठीक है, जिनके स्वतः विखंडन से तापमान बढ़ता है। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि घनत्व के आधार पर क्या जानकारी मिली और टेम्परेचर के आधार पे क्या जानकारी मिली, वो भी कुछ वैसी ही है जैसे घनत्व के आधार पर मिली थी। यानी पृथ्वी की अंदर की परतों में अगर हम जाएं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ने की दर भी हमने देख ली। अब हम देखते हैं अगर इसी रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पृथ्वी आखिर ठोस है कि कैसी है और किस रूप में है, तो उसका पीछे कारण क्या है। तीसरा हमारा जो स्रोत है वो है दबाव, यानी प्रेशर। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये किसी भी एक फिक्स टेम्परेचर पर पिघल सकता है, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं प्रेशर डाल दूं तो हो सकता है उस टेम्परेचर पे ही ना पिघल पाए। ऐसा ही कुछ परिणाम निकला जब हमने पृथ्वी के अंदर की परतों को दबाव को चेक किया। जब हम पृथ्वी के अंदर की परतों का अध्ययन कर रहे थे तो हमको ये जानकारी मिली कि पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर प्रेशर बढ़ता है। तो जो अभी हम टेम्परेचर देख रहे थे कि जिसके आधार पर सभी पदार्थ जो है कि गल जाने चाहिए, लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर ही 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जा रहा था और इस टेम्परेचर पे अधिकांश पदार्थ पिघल जाते हैं। तो हमको ये पता चला कि दबाव एक ऐसा कारण है जो उस पिंड को पिघलने नहीं देता, क्योंकि दबाव ज्यादा होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। साइंस में आप लोगों ने फार्मूला जरूर पढ़ा होगा। प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन होता है मेल्टिंग पॉइंट से। ये एमपी में स्टेट का नाम नहीं लिखा, मेल्टिंग पॉइंट लिख रहा हूं। यानी प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी समानुपाती संबंध होता है। यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे किसी वस्तु पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो अब हमारे पास ये जानकारी हो गई कि हो ना हो पृथ्वी के अंदर की परतें ठोस भी हो सकती हैं, क्योंकि अंदर की परतों में जाने पर प्रेशर भी बढ़ता है, जिसके वजह से टेम्परेचर का प्रभाव कम हो सकता है। हम देखते हैं कि आखिर हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला और हम कहां पे जो है कि किस निष्कर्ष पे पहुंच पाए। एक हमारा जो लास्ट परंपरागत स्रोत था जिसके आधार पर हम लोगों ने पृथ्वी के अंदर की परतों का जानने का प्रयास किया था, वो था ज्वालामुखी किरण। ज्वालामुखी जियोमॉर्फोलॉजी में एक पूरा चैप्टर है, हम आगे देखेंगे कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ पे हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती है, कितने प्रकार के होती हैं। लेकिन हम एक चीज जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के अंदर अगर कोई ऐसा ही लेयर है जहां पे कोई गलित पदार्थ, यानी टेम्परेचर हमने देखा ही था बढ़ रहा है। मान लीजिए कोई एक ऐसी लेयर है जहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वहां के पदार्थ गले हुए हैं, इन गले हुए पदार्थों को ही मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, और यही मैग्मा किसी छिद्र दरार के माध्यम से जब बाहर आ जाता है तो ये लावा कहलाता है। हम देखेंगे कि मैग्मा क्यों बनता है, इसके उत्पत्ति का कारण क्या है, लावा जो आता है वो कितने प्रकार का होता है, ज्वालामुखी वाले चैप्टर में हम देखेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने ज्वालामुखी क्रिया को देखा तो हमने जो लावा को पाया और उसकी जब रासायनिक विशेषताओं को हमने देखा तो हमको ये पता चला कि पृथ्वी के अंदर की परतों में एक ऐसी परत है जहाँ की संरचना कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ से जो लावा निकला इसकी रासायनिक विशेषताएं और हमारे स्थल पे ऊपरी परत पर पाई जाने वाली चट्टानों की रासायनिक विशेषताओं में अंतर है। इसी आधार पर हम लोगों ने पृथ्वी के अंदर की परतों की व्याख्या करने का प्रयास किया। अब हम देखें कि भूकंप के आधार पर हमारे पास क्या जानकारी हो पाई और इन कारकों ने कितना उसको आधार प्रदान किया।
इससे पहले एक हम ज्योग्राफर का नाम लेना चाहेंगे, स्वेस महोदय, ऑस्ट्रिया के भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने जो है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों को कुछ भागों में डिवाइड किया। उनका हम देख लेते हैं। फिर चूंकि ये आउटडेटेड इंफॉर्मेशन होगी हमारे लिए, लेकिन बहुत सी किताबों में ये शब्द मिल जाते हैं, तो आप तनाव में ना आए, इसलिए इस शब्द का मैं यूज कर रहा हूं। बाकी ये कहीं भी यूज हो पाए ये मुश्किल है, फिर भी हम देख लेते हैं। स्वेस महोदय एक ऑस्ट्रिया के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक परतों को 3 भागों में बांटा। ठीक है, पहले को उन्होंने सियाल कहा, दूसरे को उन्होंने सीमा कहा और तीसरे को, लास्ट को उन्होंने नीपे कहा। सियाल 2 शब्दों से मिलकर बना है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। सीमा भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और नीफे भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, निकेल प्लस फेरियम। यानी उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी के अंदर की रासायनिक संरचना एक जैसी नहीं है, उसमें अंतर आता है और तत्वों की प्रधानता के आधार पर उन्होंने पृथ्वी की 3 लेयरों को बताई। पहले को उन्होंने सियाल कहा, दूसरे को सीमा कहा, तीसरे को नीफे कहा। इसकी डेंसिटी उन्होंने बताई 2.75 से 2.9 तक। इसका इन्होंने बताया 2.9 से 4.75 तक और इसका उन्होंने बताया 11 से 12। इसी आधार पे उन्होंने कहा, चूंकि सिलिका एक ऐसा पदार्थ होता है जो हल्का होता है और इसकी रासायनिक विशेषताएं कुछ अम्लीय प्रकार की होती हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। सीमा को उन्होंने मैग्मा चैम्बर भी कहा था और इसकी जो रासायनिक प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। क्षारीय सीमा को ही उन्होंने मैग्मा चैम्बर भी कहा। मैग्मा चैम्बर यानी जहां मैग्मा की उत्पत्ति होती है। हम अभी देखेंगे, जैसा हम लोगों ने अभी देखा था ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान की कोई एक ऐसी परत है जहां से मैग्मा की उत्पत्ति होती है और लावा बाहर आता है। ठीक है, और इसे निकल और फेरियम, इसका इन्होंने डेंसिटी सबसे ज्यादा बताया 11 से 12। यानी उन्होंने कहा कि पृथ्वी इसलिए स्थिर है या ठोस है या इसकी डेंसिटी इस कारण से बढ़ती है क्योंकि अंदर की परतों में भारी तत्वों की प्रधानता है। ये इंफॉर्मेशन पुराने हो चुके हैं लेकिन कहीं कहीं किताबों में मेंशन होते हैं, इसलिए आप जानकारी के लिए आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये तो रहा हम लोगों का परंपरागत स्रोत। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे नवीन जानकारी के स्रोत हैं, यानी भूकंपीय तरंगों की विशेषताएं, इनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में क्या जानकारी मिल पाई है। सबसे पहले हम जब तक भूकंपीय तरंगों की आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों की व्याख्या करें, उससे पहले हम ये जान लें कि भूकंप होता क्या है। भूकंप से तात्पर्य है कि पृथ्वी का कांपना, पृथ्वी के कंपन को ही भूकंप बोलते हैं। 2 शब्दों से भूकंप मिलकर बना है। इसकी जब हम सद्धि विच्छेद करेंगे तो हमको पता चलेगा इसका शाब्दिक जो अर्थ है पृथ्वी का कांपना। कैसे कंपन होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई गोल पदार्थ है, अगर आप अंदर से या बाहर इस पे कोई झटका मारे तो इस झटके से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं या इन तरंगों की वजह से जो झटका हम लोगों को महसूस होता है, यही आपकी भूकंपीय तरंगे होती। यानी भूकंपीय तरंगे वह तरंगे हैं जिनकी वजह से पृथ्वी में कंपन होता है। उससे पहले हम कुछ भूकंप के टर्मिनोलॉजी से परिचित हो जाएं। 2 शब्द हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहां से मान लीजिए भूकंप की उत्पत्ति हुई, तो इसको बोलते हैं फोकस, यानी भूकंप मूल, भूकंप मूल
और जो सबसे पहले जहां तरंगे पहुंचती हैं और जो भूकंप मूल के सबसे पास होता है वहीं पहले सबसे पहले पहुंचेंगे, उस स्थान को बोलते हैं ईपी सेंटर। ईपी सेंटर यानी अधिकेंद्र। यानी भूकंप मूल वह स्थान या वह बिंदु होता है जहां से भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है, और ईपी सेंटर वह स्थान होता है जहां सबसे पहले भूकंपी तरंगे पहुंचती हैं। इन दो टर्मिनोलॉजी के बाद अब हम देखते हैं कि भूकंपी तरंगे कितने प्रकार के होती हैं। उससे पहले एक जानकारी और हम यहाँ पे नोट कर लें। वो ये होता है कि भूकंपीय तरंगों की गति का समानुपाती संबंध होता है या डायरेक्ट रिलेशन होता है घनत्व से। यानी अगर किसी पिंड का घनत्व जाता है तो वहां भूकंपीय तरंगों की गति भी ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरा, इसी में भूकंपीय तरंगों की दिशा में परिवर्तन तभी होगा जब घनत्व बदले, यानी माध्यम में परिवर्तन है। जब तक माध्यम में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक भूकंपीय तरंगों की दिशा नहीं बदलेगी और उनकी गति भी नहीं बदलेगी। इन दो भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं के आधार पर हम ये देखते हैं पहले कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, फिर हम ये देखेंगे कि इनसे पृथ्वी के अंदर की परतों के विषय में क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं के आधार पर हम ये देखते हैं कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं।